अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ असफ़र मलिक और आज आप लोगों के लिए लाया हूँ एक नई स्टोरी। आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, यह भी एक बहुत ही ज़बरदस्त और सच्ची और ख़ौफ़नाक कहानी है। ये स्टोरी मुझे भावलपुर से भेजी है और इसमें कुछ 3-4 किरदार है जो कि मैंने अपने पास नोट कर लिए और इनके रियल नाम है। जिनके साथ ये कहानी हुई है वो उनका नाम है सुंबल, जो आज भी मौजूद है और इनकी उम्र आज तकरीबन 35 साल है। और इसके बाद इनके जो हस्बैंड है, इनके खावंद है, उनका नाम इकरार है और भाभी है इनकी समीना और सास और ससुर, जो बेसिकली ये 4 बंदे बीच में इन्वॉल्व इस कहानी के। पिछली कहानियों को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, बहुत ज़्यादा उसको लाइक भी किया है और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी आपको तरीका भी मैंने बताया है। लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना दोस्तों को या जो बहनें इस पे आती हैं उनको नहीं पता है कि चैनल को किस तरह सब्सक्राइब करते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर, अच्छा बहुत काफ़ी सब्सक्राइब कर भी देते हैं, लेकिन जो है ना वो बेल आइकन पे क्लिक नहीं करते या मोस्टली सब्सक्राइब नहीं भी करते, क्योंकि मैं चेक कर रहा था स्टूडियो में तो वो इसी तरह भी देख लेते हैं वीडियोज़ वगैरह व्हाट्सएप पे। तो ज़्यादातर ये मुझसे सवाल करते हैं कि जो है ना व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स आपके बहुत कम है। तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि सब्सक्राइबर मेरे कम है या व्यूज़ कम है, ठीक है, क्योंकि मुझे लोग स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा भेजते हैं, मैं वो देता हूँ। यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर जो है ना आपको यहाँ पे सब्सक्राइबर या चीज़ें कम नज़र आ रही है, जबकि स्टूडियो में मुझे पता है कि कितने लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं कि नहीं, क्योंकि वो अपडेट हर 28 दिन के बाद होता है। तो आप यहाँ से खुद सोच लिया करें, ठीक है। और उससे वो मुझे है भी नहीं कि सब्सक्राइब हो या ना हो, उससे कोई मुझे वो लेना देना नहीं है। आज की स्टोरी ये खौफनाक तो है ही है, इसके बीच वाक़यात तो हुए ही हुए हैं, लेकिन ये एक इस वक्त के हिसाब से भी बहुत ही एक आप समझ लें ये खौफनाक और एक बड़ी सबक हासिल करने वाली स्टोरी है कि इसमें दुश्मनी, हसद रख कर जो चीज़ की गई, जिन लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की गई और फिर उसके बाद उन लोगों का जो अंजाम हुआ, जिन लोगों ने ज़िंदगियाँ बर्बाद की, वो लोग जो अभी भी मायूस है और ये कहते हैं कि पता नहीं अल्लाह ताला, जो लोग दूसरे लोगों के साथ जुल्म करते हैं, कि अल्लाह ताला इनकी पकड़ कब करेंगे। तो वो इस स्टोरी को सुने कि इस स्टोरी में असल किरदार और उसके बाद जिन लोगों ने किया उनका आखिर में अंजाम हुआ क्या और उनके साथ क्या मामलात हुए, वो आप इस स्टोरी में सुने। सुंबल, जिसकी एज 32 है, इस्लामाबाद में उनकी फैमिली रहती थी और जब उसकी शादी हुई और वह भावलपुर के बीच में शिफ्ट हो गई। सुंबल एक पढ़ी लिखी लड़की थी। 25, जब उसकी 25 साल एज थी, 25 साल उम्र थी तो उसकी शादी हुई और उसने आईटी में मुकम्मल डिग्री हासिल की हुई थी और जिस टाइम उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा था तो उसका जो है ना रिश्ता वगैरह तय पा गया। सुंबल का जिसके साथ रिश्ता हुआ, जिस लड़के के साथ रिश्ता हुआ, उसका नाम इकरार था। ये सारे रियल नाम उन्होंने खुद मुझे बताया कि आप रियल नाम ले, लोकेशन भी भावलपुर रियल है, लेकिन कहाँ पे रहते ये मैंने आपको नहीं बताना है। और जब इकरार के साथ इकरार का रिश्ता है, अच्छा, इकरार एक मिड फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखता था। मिड फैमिली का मतलब दरमियानी फैमिली थी, ना ही बहुत अमीर थे ना ही बहुत गरीब थे। और इकरार जो था वो सुंबल की यूनिवर्सिटी के अंदर कैंटीन के अंदर काम करता था। उसकी क्वालिफ़िकेशन जो थी वो उन्होंने बताई है कि
12 पास था, वो भी सिंपल बीए उसने किया हुआ था, या मेरा ख्याल है सिंपल बीए ही उन्होंने मुझे बताया था, वो मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। और वहाँ पे उनकी जो यूनिवर्सिटी थी, इस्लामाबाद की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी, उसके अंदर कैंटीन में काम करता था। और ये दोनों की लव मैरिज की शादी थी, दोनों की पसंद की शादी थी। सुंबल को वो लड़का बहुत अच्छा लगता था। बकौल सुंबल के एक अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक था, अच्छी बॉडी वगैरह उसने बनाई हुई थी, और एक सही कद वगैरह ऊंचा था, और सही मतलब एक जिस तरह हैंडसम लड़की होते हैं वो बिल्कुल उसी तरह था। तो सुंबल कहते कि मुझे वो बहुत पसंद आया, और हम दोनों की जो है ना वहाँ पे बातचीत शुरू हुई यूनिवर्सिटी के अंदर, और नंबर वगैरह एक्सचेंज हुए और मामलात गए। दूसरी तरफ सुंबल के जो घर वाले थे वो सुंबल का रिश्ता किसी अच्छी फैमिली में करना चाहते थे। अब क्योंकि इकरा सॉरी जो है सुंबल और इकरार, इकरार लड़के का नाम है, इकरार जो है सुंबल के हस्बैंड का नाम है, इन दोनों की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई थी, और इकरार ने यही कहा कि मैंने शादी अगर करनी है तो सुंबल ही से करनी है, और सुंबल ने भी यही बात बोली कि मैंने शादी करनी है तो इकरार से ही करनी है। और दूसरी साइड उनकी जो फैमिली थी वो ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हम सुंबल की शादी जो है ना वहाँ पे नहीं करना चाहते, उस लड़के के साथ नहीं करना चाहते, ना उनकी फैमिली के साथ करना चाहते। बहुत ज़िद कर के, बहुत ज़्यादा ज़िद जब सुंबल ने की तो सुंबल के घर वालों ने कहा कि ठीक है, आप लोग जो है ना अपने उस लड़के के माँ बाप को बोलो कि घर है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि सुंबल को भी कल्चर के बारे में नहीं पता था उनके। ऐसे ही हुआ, एक दिन भावलपुर से उसके माँ बाप इकरार ने उनको राज़ी किया, और भावलपुर से उनके माँ बाप जो थे वो रिश्ता लेकर सुंबल के घर इस्लामाबाद पहुँचे। और जब उनकी फैमिली के साथ उनका मिलना जुलना हुआ तो इनकी जो फैमिली थी, सुंबल की फैमिली, उनको कुछ थोड़ा बहुत उनका कल्चर समझ आया, अच्छे लगे। तो उन्होंने जो है ना मतलब बोला कि अभी तो हम भी आपकी साइड विज़िट करेंगे, आपकी तरफ आएँगे, वहाँ पे देखेंगे तो ही कुछ फ़ैसला कर सकेंगे। तो एक दिन तय पाया गया कि 1 हफ़्ते के बाद या 1.5 हफ़्ते के बाद हम आपके पास भावलपुर के बीच में इंशाल्लाह चक्कर लगाएँगे। इसी तरह अचानक 1 हफ़्ते के बाद सुंबल की फैमिली ने भावलपुर जाने का विज़िट किया। सुंबल के 2 भाई थे, वालिदा थी और वालिद थे। इन्होंने भावलपुर जाने का फ़ैसला किया और वो भावलपुर गए। जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे उन्होंने जो कल्चर देखा जो कि बिल्कुल आप समझ लें कि वो ठीक नहीं था। अब वो एक ज़मींदार किस्म के लोग थे, उन्होंने गाय-भैंसें रखी हुई थी। जिस तरह गाय-भैंसें वग़ैरह चलाते हैं वहाँ पे, और उनका जो एक कल्चर था वो एक समझ लें कि गाँव टाइप का जिस तरह होता है। ये फैमिली इस्लामाबाद रहने वाली थी, सुंबल की जो फैमिली थी ये इस्लामाबाद में रहने वाले थे। ये इस्लामाबाद के बीच में थे। इनका बचपन, उठना-बैठना और उनके उठने-बैठने में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क था, क्योंकि जब इन्होंने वहाँ पे विज़िट किया तब उनको पता चला। तो इन्होंने लिहाज़ा जो है ना बिल्कुल वहाँ पे जाकर सरेआम जो वहाँ पे जाकर इन्होंने बोला कि नहीं, हमें वहाँ पे उनके मुँह के ऊपर भी बोला ये कि नहीं, हमें आपका ये कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं है, हमारी बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, आप लोगों के साथ वो नहीं रह सकेगी, ना ही वो यहाँ पे मैनेज कर सकेगी, और जो है ना हम ये रिश्ता नहीं करना चाहते हैं, और जो है ना किसी भी सूरत आप जो है ना अपने बेटे को भी मना करें, कि आपको भी पता है कि ये पसंद का रिश्ता है और हम नहीं चाहते, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे हमारी बेटी नहीं रह सकती है। ये एक देहात सा, ये गाँव टाइप का है, हमने इधर नहीं रहना। इकरार का जो बड़ा भाई था उसकी शादी हुई हुई थी। तो उसकी वाइफ़ बीमार बैठी हुई थी, तो उसने भी यही बोला
जो सुंबल के माँ बाप थे कि देखे मैं भी एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं भी फ़लाँ शहर से आई हूँ, मैं भी यहाँ पे रह रही हूँ, बाद में बंदा यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। तो वहाँ से जो सुंबल के जो अबू थे, उनके जो वालिद साहब थे, वो बड़े गुस्से के तेज़ से उन्होंने वहाँ पे खड़ा होके कह दिया एकदम कि इस देहात में मैंने अपनी बेटी को इसलिए पैदा किया है कि इस देहात में और इस फैमिली में और इस घर में मैं दूँ, मैं बिल्कुल यहाँ पे रिश्ता नहीं कर सकता। और गुस्से से वो बैठ गए और वो फैमिली वापस आ गई। अब इस चीज़ का सुंबल को भी पता चल चुका था, इकरार को भी पता चल चुका था। लिहाजा जब वो फैमिली घर आई, सुंबल के माँ बाप जब घर आए, उन्होंने पहला फ़ैसला सुंबल को ये बोला कि तुम किसी भी सूरत आप उस लड़के से नहीं मिलोगी और तुम्हारा रिश्ता हमने वहाँ पे नहीं करना है। किसी भी सूरत हमें कोई ये चीज़ बात मंजूर नहीं है, हमने वहाँ पे किसी सूरत में आपका रिश्ता नहीं करना और तुम भी ये ज़िद ना करो। लेकिन बात ज़िद माँ बाप के कि नहीं मैंने वहीं पे करना है। और ये एक लॉन्ग पीरियड अब चल पड़ा, कोई 4 मंथ तक 5 मंथ तक ये चीज़ चल पड़ी। वहाँ से इकरार के जो माँ बाप ने उन्होंने इकरार को मना कर दिया था कि हमने उस बदतमीज़ फैमिली में बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर तुमने उस फैमिली के साथ करना हुआ तो तुम्हारा और हमारा जीना मरना ख़त्म हो जाएगा। सुंबल कहती है अब इस तरह शुरू हुआ कि दोनों साइडों पे दुश्मनी हो गई। इन्होंने कहा कि हमने भी वहाँ नहीं करना, उन्होंने कहा हमने भी नहीं करना है। अगर तुम लोगों ने ज़िद की या कुछ भी किया तो ठीक है। यहाँ से कहते हैं मेरे माँ बाप ने बोल दिया कि तुम यहाँ से निकल जाओ, वहाँ से उन्होंने बोल दिया कि तुम भी वहाँ से निकल जाओ, तुम लोगों हमारा तुम्हारे से मरना जीना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सुंबल कहते हैं मैंने ज़िद कर करके वहाँ से इकरार ने ज़िद कर करके जो भी मामलात थे कर करके करनी है के कब कहते हैं इतना उसमें किया कि हम दोनों ने कहते हैं इकरार ने और जो है ना सुंबल कहते हैं हम दोनों ने फ़ैसला किया कि जो भी हो हम दोनों ने साथ रहना ना, बाकी कोई नाखुश हो तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लिहाजा उन लोगों ने सख्त जब दबाव में आके उन्होंने कहा हमने शादी करनी ही करनी है, तो फिर बामजबूरन कि जब उन्होंने ये धमकी दी कि हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे या बाहर जाके भाग कर कहीं शादी कर लेंगे तो हमारी शादी करवाओ ही करवाओ, तो फिर दोनों की फैमिलियों ने रज़ामंदी दी। लेकिन ना उसकी फैमिली में से भी कोई खुश था, ना इस फैमिली से कोई खुश था। लिहाजा ये शादी एक सादे तरीके से हुई, एक नॉर्मल तरीके से हुई और बिल्कुल नाखुशी में, यहाँ तक कि ऐसे मामलात हुए कि सुंबल के वालिद ने जब सुंबल को रुखसत किया तो ये साथ बात कह दी कि आज के बाद जो भी मामला हो हमारा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तुमने अगर यहाँ पर आना है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने माँ या भाइयों के लिए आना है, मेरे लिए तुम आज से मर चुकी हो। अगर मैं मर भी जाऊँ ठीक है, तो बस मेरा मुँह देखने आ जाना, मेरी तुम्हारे साथ कोई हमदर्दी नहीं है। ये स्टोरी बेचते हुए सुंबल ने ये बात बोली कि ये उनकी ज़िंदगी के जो दिन अभी तक भी जो काट रहे हैं या चल रहे हैं, बस ये कहते कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा अज़ाब है, क्योंकि असली कहानी अभी आगे शुरू होगी। सुंबल कहती है कि उस वक़्त मैंने और यही सोचा कि अभी माँ बाप बहुत गुस्से में हैं, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लिहाजा कहते हैं कि मैं यहाँ से जब मेरी शादी हुई तो मैं भावलपुर अपने हस्बैंड के साथ इकरार के साथ शिफ्ट हो गई। इकरार एक अच्छा लड़का था। वहाँ पे जब शिफ्ट हुए तो दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे। 2 मंथ गुजरे। उनका जो रवैया था इकरार के माँ बाप का, वो कहते हैं कि मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उठते बैठते वो मुझे ताने मारते थे कि ये बहुत ऊंची फैमिली के साथ है, इसको कोई चीज़ की कमी ना होने देना, ये बहुत ऊंची फैमिली के साथ है, इसको ये ना होने देना, वो ना होने देना। और बहुत ज़्यादा उनके जो है ना एक लान तान और वो चीज़ें जो है ना वो
करते थे, और उसकी भाभी का भी जो रवैया था उसके साथ बहुत बुरा था। और वो कहते कि मैंने पूरी कोशिश की कि मैं किसी भी तरीके से जो है ना यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी, और वो कहते हैं कि मैंने इकरार को भी ये बात बोली थी कि आप बेफ़िक्र रहें, मैंने पूरी कोशिश करनी है यहाँ पे एडजस्ट होने की या इस फैमिली के साथ रहने की। इसी तरह हुआ, जैसे-कैसे जब इकरार ने देखा कि यार यहाँ पे मामलात बहुत ख़राब है, मेरी बीवी को तो ये रहने ही नहीं दे रहे हैं, बहुत मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं यहाँ पर। वो इस्लामाबाद में उसने अपने जॉब के लिए या वहीं पे जाना होता था, वो पीछे से जो है ना उसका जीना हराम कर देते थे। लिहाज़ा एक फ़ैसला ये हुआ कि दोनों मियाँ-बीवी ने मिलकर फ़ैसला किया कि मैंने भी आईटी इसने जो है सुंबल ने बोला इकरार को कि मैंने भी आईटी कंप्लीट की हुई है, ठीक है, मैं भी इस्लामाबाद में मुझे भी अच्छी जॉब मिल जाएगी, मैं भी वहाँ पे जाती हूँ, तुम भी वहाँ पे, हम वहाँ पे एक रेंट पे मकान लेके दोनों आराम से अपना कर सकते गुज़ारा। उसने इकरार को बोला कि देखो इकरार, बुरा ना मनाना, यहाँ पे तुम्हारे माँ-बाप और ये मुझे रहने भी नहीं देते, और इकरार भी इस बात को समझता था। फ़ैसला यही हुआ कि वहाँ पे शिफ्ट हो जाते। तो वो कहते हैं कि इस्लामाबाद के एक मरकज़ में एक घर ले लिया और हम वहीं पे शिफ्ट हो गए। और फिर ये हुआ कि उनके जो सुंबल के माँ-बाप थे उनको भी पता चल गया कि यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो कुछ थोड़ा बहुत उनका भी रवैया नरम हुआ, कुछ थोड़ा बहुत उनकी भी जो है ना वो हुआ। लेकिन दूसरी तरफ असली दुश्मनी अब शुरू हुई थी। अचानक आपको जो है ना लाइट का थोड़ा-सा इफ़ेक्ट चेंज नज़र आएगा, क्योंकि लाइट यहाँ पे चली गई, जो कैमरे के साथ लाइट लगी हुई होती है वो उसको मुझे ऑन करना पड़ा। तो इसलिए जो कैमरे वाली लाइट थी वो मैंने ऑन किया है। अगर तो लाइट आ जाती है, लेकिन थोड़ा-सा जो है ना वीडियो में फ़र्क आ सकता है। अच्छा, अब बात जो है ना, जिस तरह कि आपको पता है कि मैंने बोला कि सुंबल और उसकी जो फ़ैमिली है ना, वो शिफ्ट हो गई थी इस्लामाबाद। लेकिन अब एक और चीज़ जो होना शुरू हुई, वो ये कि सुंबल और इकरार ये दोनों तो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, और सुंबल की जो फ़ैमिली थी उनको भी पता चल गया कि चलो ये यहाँ हो गया, और उनका भी काफ़ी दिल नरम होने शुरू हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो इकरार की फ़ैमिली थी वो अब दुश्मनी पे उतर आई थी। उन्होंने दुश्मनी जो है ना वो करने ऐसी दुश्मनी की कि जिससे पूरे का पूरे घर के घर बर्बाद हो गए। सुंबल कहती है कि जिस टाइम मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुई, ये 2017 की बात है, तो कहते कि 5 से 4-5 मंथ गुज़रे हो गए। तो 5 एक मंथ बाद कहते हैं कि वो मेरे जो है ना सर में हल्का-हल्का दर्द शुरू हो गया। तो कहते हैं कि मैंने यही समझा कि जिस तरह रूटीन में सर में दर्द होता है, इस तरह मेरे सर में दर्द शुरू हुआ। कहते हैं मैंने पेन किलर खाई, वक़्ती तौर पे थोड़ा-सा आराम पा गया, लेकिन फिर सर में दर्द शुरू हुआ था। फिर कहते हैं मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि शायद काम का स्ट्रेस है या क्या है, फिर कहते हैं मैंने पेन किलर खाई, फिर कहते हैं जो है ना मेरे सर में ना बड़ा सख्त शदीद दर्द शुरू हो गया। कहते हैं ऐसा करते-करते बहुत सख्त सर में मेरे दर्द शुरू हो गया। 1 हफ़्ता गुज़र गया, सर मेरा फटे, और फिर कहते हैं मैंने मजबूरन इकरार को कॉल की कि इकरार फ़ौरी तौर पे पहुँचो, मेरा जो है ना तबीयत वो बहुत सख्त ख़राब है और मेरा सर इस तरह फट रहा है कि तुम सोच नहीं सकते। इकरार फ़ौरी तौर पे घर आया और हॉस्पिटल वगैरह लेकर गए। हॉस्पिटल डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने कहा कि कब से, उन्होंने कहा 1 हफ़्ते से है, तो मैंने पेन किलर्स वगैरह खाई है लेकिन वक़्ती आराम आता है, लेकिन नहीं। डॉक्टर्स ने भी 1-2 कुछ मेडिसिन्स दी कि आप ये यूज़ करें, अगर इससे भी आराम नहीं आता है तो फिर आप हमें बताएँ, तो इंशाअल्लाह फिर हम देखेंगे जो भी मामला होगा। यही हुआ, उन्होंने जो है ना पेन किलर खाई, बिल्कुल आराम नहीं आया। अब डॉक्टर के पास दोबारा गए, बड़े हॉस्पिटल्स में, शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद का हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो कहते हैं कि हम ये बहुत बड़ा ये हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह ने टेस्ट वगैरह लिख कर दिए कि आप जो है ना ये टेस्ट वगैरह करवाएँ, आप ये सब कुछ टेस्ट वगैरह जो भी रिपोर्ट्स है इसको आप देख के फिर हम देखते हैं। तो टेस्ट वगैरह किए, हर किस्म का महँगे से महँगा टेस्ट हुआ, लेकिन उस टेस्ट के बीच में कुछ भी नहीं। अब सर के दर्द का ये आलम होता था कि पूरा-पूरा दिन जो है ना कहते हैं कि मेरे सर जो है ना फटता था।
बहुत सख्त सर फटता था। ऐसा क्यों कहते हैं कि मुझे अगर कोई दबाए तो जाकर ना थोड़ा बहुत आराम था, लेकिन सर हर वक्त फटने शुरू हो जाता था, बहुत शदीद। इससे ये हुआ कहते हैं कि सर फटने की वजह से मैं जॉब पे भी नहीं जा सकी, जिसकी वजह से कहते हैं कि मैं 2 हफ्ते मतलब 14 दिन तक वो कहते हैं मैं जॉब पे ना जा सकी मुसलसल। तो जॉब वालों ने भी मुझे वहाँ से फारिग कर दिया। अब कहते हैं शुरुआत हो चुकी थी उस तबाही, उस बर्बादी, उस दुश्मनी की, जो कि वो कहते हैं कि जो है ना हमने सोचा भी नहीं था। उस तबाही, उस दुश्मनी की ये शुरुआत हो चुकी थी। अभी लाइट आ गई है तो मैंने दूसरी लाइट पर ऑफ की है। तो वो कहते हैं कि ऐसी दुश्मनी, ऐसी जो थी ना, कि वो कहते हैं कि मैं अभी भी उस वक्त को कहते हैं कि मैं कहती हूँ कि मैंने यहाँ पे शादी क्यों की थी। हालांकि कहते हैं कि इकरार अभी भी मेरे साथ है, वो अभी भी मेरा हस्बैंड है, लेकिन कहते हैं मैं अभी भी कहती हूँ कि ऐसे जालिम तरीन लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं। अब वो कहती है कि मेरे साथ अजीब व गरीब हरकतें छोड़ना शुरू होगी। वो कहती है कि एक साइड से तो मेरी नौकरी चली गई, अब इकरार के ऊपर सारा बोझ आ गया। दूसरी साइड मेरा सर फटता था। तीसरा एक काम ये होना शुरू हो गया कि अक्सर औक़ात वो कहते हैं कि मेरे मुँह से टेस्ट गायब हो जाता, जायका गुम हो जाता। वो कहते हैं कि जिस टाइम मैं एक मरतबा पानी पीने लगी तो उस पानी में इतना कोरा पानी था कि मैंने फ़ौरी तौर पे पानी फेंका कि इसके अंदर ज़हर है क्या। और जब मुझे इकरार ने कहा कि क्या हुआ, कहता है मैंने कहा पानी ज़हर है। तो कहते हैं कि जिस टाइम इकरार ने पानी पिया तो बिल्कुल ठीक, उसने कहा ये देखो, उसने पूरा वो पानी पी लिया जी। लेकिन जिस टाइम दोबारा उसने पिया पानी इसने सुंबल ने, तो वो कहती है ये तो ज़हर है। और सुंबल कहती है कि मैंने 2 दिन शदीद प्यास में गुजारे। तीसरे दिन जब मेरी हलक से पानी उतरा तो वो ज़हर था, ज़हर। मैंने उस ज़हर को अपने हलक से उतारा था। और वो कहते हैं कि जिस टाइम मैंने खाना खाने लगी तो कहते हैं मुझे इस तरह महसूस होता था, इस तरह लगता था जिस तरह कोई चीज़ मैं खा रही हूँ और मेरे इस हलक के अंदर कोई छुरिया या ब्लेड मार है। खाना वो कहते हैं कि मेरे गले से नीचे उतर ही नहीं सकता था। अब ये कंडीशन इतनी शदीद ख़राब हो गई थी कि जिस टाइम डॉक्टर्स वगैरह को बताया गया तो उन्होंने कहा कि इसको कैंसर का टेस्ट, इसके जो इसको कैंसर तो नहीं हो गया, इसका कैंसर का टेस्ट करवाया जाए। अब कहते हैं कि मेरे माँ बाप को भी इस चीज़ की रिपोर्ट मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना गुस्सा ठंडा किया, वो भी आए, उन्होंने भी मुझे डॉक्टर्स के पास लेके गए, लेकिन मेरी कंडीशन दिन ब दिन ख़राब हो रही थी। माँ बाप ने ये फ़ैसला किया कि जो कुछ भी हो अब इसको हम अपने घर शिफ्ट करते हैं, लिहाजा इकरार के साथ ये बातचीत की कि हमारी बेटी को हमारे घर शिफ्ट करने दो। पढ़ी लिखी लड़की, हसीन और जमील भी थी, ना इतनी बदसूरत थी, ना इतनी खूबसूरत, नॉर्मल थी, लेकिन ये है कि उसके साथ एक ऐसा उसके साथ वाक़या शुरू हो गया था, एक ऐसा उसके साथ काम शुरू हो गया था, जो कि उसकी ज़िंदगी को शादी के सिर्फ़ 4 या 5 मंथ बाद ही उसने अज़ाब बनाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि रात का टाइम था कि मैं सो रही थी तो मैंने क्या देखा कि 4 बिल्लियाँ हैं, काली स्याह, और चारों की चारों गुरार ही है, जिस तरह किसी के ऊपर हमला करने वाली हो। कहते ज्यों ही उसने मेरे ऊपर हमला किया, और कहते कि उन्होंने जब मुझे नाखून मारे तो कहते गर्म नाखून जब लगे मेरे जिस्म पे तो कहते मैंने चीखें मारी, इतनी चीखें मारी, इतनी चीखें मारी। कहते कि उस घर में भाई था, वालिद थे, वालदा थी, तीनों आए। और जब लाइट ऑन की तो कहते मैं चीखें मार रही हूँ, तो उन्होंने मुझे रिलैक्स किया। क्या हुआ, बहुत ज़्यादा रिलैक्स किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे जो है ना किया। तो मैंने कहा मेरे ऊपर बिल्लियों ने हमला कर दिया। उन्होंने कहा कौन सी बिल्लियाँ, कहाँ है बिल्लियाँ? उन्होंने कहा ये देखे। जब उसने हाथ ऊपर किए तो ना उसके ऊपर निशान थे, ना उसके ऊपर कोई कट थे, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बेटी को अपने रिलैक्स किया, बहुत हद तक उन्होंने रिलैक्स करके अब घर वालों ने, सुंबल के माँ बाप ने ये फ़ैसला किया कि
इसकी कंडीशन दिन ब दिन ख़राब हो रही, इसको और बड़े हॉस्पिटल लेकर जाया जाए। इकलौती बेटी थी, माँ बाप नाराज़ तो थे, लेकिन बेटी के ये जो हालात थे देखे भी नहीं जा रहे थे। सुंबल कहती है कि जो उन्होंने बिल्लियों ने मुझे निशान जब उन्होंने अपने पंजे गाड़े थे, तो बजाय तो मेरे जिस्म पे उस वक़्त जब उन्होंने गाए थे तो मुझे पूरे नज़र आए थे, उन बिल्लियों ने मारे थे और गर्म थे। लेकिन वो निशान नज़र नहीं आए थे जब मेरे माँ-बाप ने भी देखे थे और मैंने भी जब लाइट ऑन करके, लेकिन मुझे वहाँ तकलीफ़ ऐसी हो रही थी कि मैं क्या बताऊँ उनको। मैं अगर उनको कहूँ कि मुझे यहाँ पे ये देखे निशानों की तकलीफ़, जलन हो रही थी, तो कहते हैं कि वो वक़्त मैं नहीं भूल सकती हूँ कि मैंने बर्फ़ क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे रख कर उसको ठंडा किया। अब कहते हैं कि ये सिलसिला एक ऐसा भयानक तरीन शुरू हुआ कि कहते हैं कि मैं रात को सोई हुई थी। कहते जब सुबह उठी तो कहते मैं क्या देखती हूँ कि मेरे जो कपड़े हैं, जो मैंने पहने हुए थे रात को, कहते कि जिस टाइम मैं हाथ मुँह धोने गई तो उसके जो मेरे बाजू थे, जो मेरे गर्दन थे, उसके ऊपर ब्लू निशान पड़े हुए थे और पूरा जिस्म मेरा नीले कलर का हुआ था, ब्लू कलर का हुआ था, जिस तरह किसी ने मुझे किसी चीज़ से मारा हो और वो नील पड़ गई हो, सख्त तरीन नील, और उसमें दर्द वगैरह नहीं, लेकिन नील पड़े हुए हो। अब कहते हैं कि मैंने जब फैमिली को दिखाया तो उन्होंने देखा कि पूरे जिस्म पे नील्स वगैरह पड़े। फ़ौरी तौर पे वो कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल पेशावर रोड के ऊपर मौजूद है, वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पे टेस्ट वगैरह हुए, डॉक्टर्स वगैरह ने कहा कि इनको कोई ऐसी बीमारी लाहक है जो इनका जिस्म अंदर से खाई जा रही है। अच्छा, बीमारी तो लाहक है, लेकिन बीमारी रिपोर्ट के अंदर ही ना आए। खाने का ये आलम था, उसको हर चीज़ ज़हर लगती थी। डॉक्टर ने भी थोड़ा-सा परेशान, ये टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करवाओ। उस वक़्त वो कहते हैं कि मेरी फैमिली ने कम से कम 5.5 लाख रुपया लगा दिया था। अब दूसरी तरफ ये मामला शुरू हुआ कि जो सुंबल के वालिद थे, अब जब इकरार घर आता वो उनको सुनाते कि तेरे पास अगर इतना पैसा ना होता तो हमारी बेटी का किधर से इलाज करवा सकता था, ना तेरे पास इतना पैसा है तो हमने इसका इलाज करवाना शुरू कर दिया, ये कर दिया है, वो कर दिया है, ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है, ये है तो वो है। तो आखिर इस हद तक बात पहुँची, इस हद तक हुआ कि एक दिन जब इकरार आया और इस तरह वालिद साहब ने किया तो उसने उठकर बदतमीज़ी कर दी और आपस में हाथापाई तक मामला पहुँच गया। इकरार ने भी वहीं पे चीज़ें फेंकी और अपना उठाया और उसको बोला कि ठीक है, आपको इतनी तकलीफ़ है, आप अपनी बेटी पास रखें, मैं जा रहा हूँ अपने माँ-बाप के पास, रखो इसको पास सँभाल के। और वो गुस्से से वापस चला गया। अब ये एक ऐसा माहौल बन गया कि हर तरफ एक मायूसी, नहुसत, लड़ाई, झगड़ा, इकरार भी वापस जा चला गया था। लेकिन वो सुंबल कहते हैं कि वो मुझसे नाराज़ नहीं था, मेरी उससे कॉल बात, उसने कहा देखो तुम्हारे बाप ने मेरे से कितनी बदतमीज़ी की, ठीक है मैं मानता हूँ मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी बीमारी भी तो नहीं समझ आ रही है ना, तुम्हें है क्या, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी तुम्हारा नहीं समझ आ रहा है, कुछ समझ आए तो मैं भी यकीन मानूँ कि तुम्हारे माँ-बाप से पैसा क्या लूँ, मेरे को उनसे माँगने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मुझे कोई चीज़ समझ तो आए ना कि हो रहा क्या है, तुम्हें कौन-सी बीमारी है, कोई रिपोर्ट में कुछ आए, कोई कैंसर है तुम्हें, कौन-सा ऐसा जो है मर्ज़ है तुम्हें लाहक है जो उसमें आ रही नहीं है। तो सुंबल कहती है कि मैं भी उसकी बात समझती थी क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी कि गलती उसकी भी नहीं है। अब कहती है सुंबल उससे भयानक जो मेरे साथ मामला हुआ वो ये हुआ कि एक रात मैं सो रही थी, तो बाकायदा मैंने देखा कि कोई चीज़ आई है, नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कुछ हैवला सा है, कुछ साया सा आया है, उसने मुझे पकड़ा है और एक खून की बाल्टी भरी हुई है, पूरे खून की बाल्टी उसने मेरे ऊपर फेंक दी और जिस तरह पानी फेंकते इस तरह ठंडा यख खून मेरे ऊपर गिरा और पूरा सुर्ख, कहते हैं मैंने चीखें मारना शुरू कर दी। इतना शोर मचाया कि फिर घर वाले आए, उन्होंने कहा कि मैंने कहा खून, 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 जब मैंने लाए-जुलाई ना खून ना कुछ। अब उन्होंने कहा है कि ये पागल इसकी हो रही है, ज़हन की तरफ इसको किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं, वहाँ पे चेक करवाए। ऐसा ही हुआ, साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गए, वहाँ पे चेक करवाया, वो भी इलाज चलता रहा करते-करते, लेकिन मामलात थे कि जो रुकने का नाम ही ना लें। कभी नील
डल जाते हैं, कभी खून आके गिर जाता, कभी बिल्लियाँ हमले करती, कभी जो है ना बेड के ऊपर सांपों को देखा जाता। जब फैमिली आती, घर वाले आते, लाइट ऑन होती, सब कुछ होता। यहाँ तक कि वो कहते कि खाना पीना मेरा बंद होने की वजह से बिल्कुल मेरी कंडीशन शदीद ख़राब हो गई और लाइटें ऑन करके मैं सोती, और सोती भी क्या, जब सोती लाइट ऑन भी होती तो मेरे साथ ये मामलात होना शुरू हो जाते। अब कहते कि उससे भयानक तरीन एक मंज़र ये हुआ कि मैं एक रोज़ रात को सो रही थी कि मैंने देखा कि 2 हाथ है और इस तरह वो 2 हाथ आ रहे हैं, सिर्फ़ 2 हाथ नज़र आए, आकर उन्होंने यहाँ पे पकड़ा और इतने ज़ोर से गले को दबाया, इतने ज़ोर से गले को दबाया कि उसने कहा कि आज मैं मर जाऊँगी। कहते मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन कहते बड़ी मुश्किल से, कहते कि जिस टाइम उनके वो जो नाख़ून या कुछ भी थे मेरे गले में गलने लगे, तो ज़ोर से चीख मारी। इसी तरह फैमिली वाले, फिर भाई और वालदा जो थी भाग कर आई। देखा, आज उन्होंने एक चीज़ नोट कर ली थी कि आज जो उन्होंने कहा कि मेरा कोई गला दबा रहा है, वो उँगलियों के जो निशान थे सुंबल के थे मेरे गर्दन के ऊपर छप चुके थे। अब घर वालों को भी समझ आई कि नहीं, ये मामला कुछ और है। हम कुछ और समझ रहे हैं, ये कुछ और है। सुबह के वक़्त फ़ैसला किया गया कि सुंबल को किसी पीर के पास लेकर जाया जाए। लिहाज़ा एक बहुत मशहूर उन्होंने नाम बताया है, यहीं पे रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर है, वहाँ पे उनको लेकर जाया गया। वहाँ पे जाके उनको उनके सामने बिठाया गया। उन्होंने जिस वक़्त सामने देखा, उन्होंने पढ़ाई वग़ैरह की, तो फ़ौरी तौर पे उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि इनको सख़्त तरीन काला जादू किया गया इसके ऊपर, बहुत सख़्त तरीन काला जादू, और इसको जो इसका काला जादू है उसको कम से कम उन्होंने कहा कि 108 दिनों के ऊपर मुश्तमिल किया गया है कि 108 दिनों के बाद इसकी जान चली जाए या ख़त्म हो जाए। अब इसके कम से कम 60 दिन हो चुके थे, 2 माह हो चुके थे। उन्होंने कहा कि 60 दिन इसको हो चुके हैं, लेकिन अभी वक्त है, इसके ऊपर बहुत सख्त काला जादू है। अब ये एक पढ़ी लिखी फैमिली थी। सुंबल कहते मैं भी एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग रखती हूँ, मैं ख़ुद पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन इन चीज़ों पे यकीन करना भी बनता था। इसलिए बनता था कि जो वाक़यात मेरे साथ हो रहे थे वो सिर्फ़ मैं ही जानती थी और कोई भी नहीं जानता था। जो मामलात हुए वो मेरे साथ ही हुए और किसी के साथ नहीं हुए। कहते वो जो अल्लाह के नेक थे, वो इतने तो मतलब एज वाइज़ भी उनकी एज भी इतनी नहीं थी। थे वो यंग बिल्कुल, वो कहते जो भी थे वो थे बिल्कुल यंग। लिहाज़ा उन्होंने ये बात बोली कि आप बेफ़िक्र रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की फ़ज़्ल व करम से अल्लाह ताला ने जितनी मुझे ताकत दी, अल्लाह ताला की रज़ामंदी हुई, अल्लाह ताला की रज़ा हुई, तो मैं इस जादू को पूरा काटने की कोशिश करूँगा। ये जादू मुसलसल इसके ऊपर हावी होता ही जा रहा है। ऐसे ही हुआ, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो संभल के वालिद साहब थे कि आप हमारे घर आए और आप जो भी कहेंगे हम वहाँ पे करेंगे। आप वहाँ पे आए, आप उधर आकर जो है ना सब हमें बताए, सब चीज़ें बताए। लिहाज़ा ऐसे ही हुआ। वो जिनके पास गए थे, वो पीर साहब थे, ठीक है, अल्लाह ताला के नेक बंदे थे। हालाँकि वो कभी उन्होंने बोला नहीं कि मैं पीर या कोई चीज़ नहीं हूँ मैं। उन्होंने कभी इस तरह बात नहीं बोली, लेकिन उन्होंने क्योंकि पीर साहब उन्होंने बताया मुझे, ठीक है, तो उन्हीं के बकौल कि वो अल्लाह के नेक बंदे जब घर आए, हालाँकि वो कहते वो बिल्कुल, जब मेरे वालिद साहब ने उनको देखा तो वो अपने जो जिन्होंने बताया था उनको कि आप फ़लाँ उनको उस जगह के ऊपर मिल भी सकते हैं या आप उनको अपने घर भी बुलवा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि इनकी तो इतनी एज ही नहीं है, इनकी तो इतनी एज है ही नहीं है, और ये तो मतलब मैं यकीन नहीं कर, लेकिन जब उन्होंने ये बात बोल दी थी, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी थी कि फिर वो कहते हैं कि हम यकीन करने पे हो गए। और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि मेरे वालिद साहब को उस टाइम उन पे यकीन हुआ कि उन्होंने एक पानी पढ़ के दिया। उन्होंने कहा ये पानी आप पढ़े, ये मैंने पढ़ के आपको पानी दिया, ये पानी पिए, ठीक है, और ये आप
खाना वगैरह खाया। कहते हैं कि सुंबल कहती है कि जब मैंने वो पानी पिया तो ऐसी राहत मिली मुझे, ऐसा सुकून मुझे मिला। कहते हैं कि मैंने कितने दिनों से भूखी थी, पता नहीं किस तरह। कहते हैं कि 2 माह को हो गए थे 60। कहते हैं कि फिर उसके बाद जो है ना, कहते हैं कि मैंने खाना वगैरह खाया और इतना जी भर के खाना खाया और पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाई, पेप्सी पी, सब कुछ किया। कहते हैं मुझे सुकून मिला और फिर वालिद साहब को भी राहत आई कि नहीं, ये वाक़ई में इनकी एज बेशक कम है, लेकिन ये वाक़ई में इनको अल्लाह ताला ने कोई ऐसी खूबी या कोई चीज़ दी है कि ये मेरी बेटी का इलाज कर सकते हैं। वालिद साहब कहीं बाहर उनको कहा कि आप मैं फ़लाँ जगह पे, उनका कोई आस्थाना वगैरह या इस तरह की कोई इतनी चीज़ नहीं थी, तो लिहाज़ा वो कहते हैं कि बाहर उन्होंने कॉल की कि आपके साथ मैं मिलना चाहता हूँ। वालिद साहब उनके साथ बाहर मिले और फिर उनके जो वालिद साहब थे संभल के, उन्होंने बड़ी उनकी वो की जो है ना कि आप मेरी बेटी को बचा सकते हैं, ये कौन लोग हैं ये वो। तो उन्होंने कहा मैं आपको सब कुछ बता दूँगा, ठीक है, मैं कल सुबह फ़लाँ इतने टाइम आओ आपके पास आऊँगा। और ये पहला दिन था ऐसा। कहते कि जब उन पीर साहब के साथ मैं मिली, मिलने के बाद जब मैंने उस दिन खाना खाया, खाना खाने के बाद कहते कि उस दिन रात को एक ऐसा भयानक मंज़र हुआ, ऐसा हुआ। कहते कि मैं क्या देखती हूँ कि मैं सो रही हूँ अपने बेड पे, तो 10 से 15 भयानक तरीन कुत्ते, जो आम कुत्तों के साइज़ से बहुत बड़े थे, मेरे ऊपर हमला करने आए। कुत्ते भौंकने के बजाय बोले कि सुंबल आज तुझे मार देना है बस। तू हमें ख़त्म करेगी, तू हमें ख़त्म करवाएगी, तेरी इतनी हिम्मत, तू फलाँ के पास गई थी, तू हमें ख़त्म करवाएगी। कहते कि वो कुत्ते ऐसे थे कि कहते कि जब मैंने कहा आज मैंने मार जाना है, कहते ज्यों ही वो कुत्ते मेरा पास हमला करने के लिए लपके, मेरे ऊपर हमला करने के लिए आए, तो कहते मैं क्या देखती हूँ कि कमरे में एक नूर आता है, एक रोशनी आती है और वो सिर्फ एक हिस्सा चक्कर लगाता है इसका गोल राउंड में। साथ ही कहते हैं कि कुत्तों का नाम निशान ख़त्म हो जाता है। अब सुबह के वक्त वो जो अल्लाह के नेक बंदे थे वो तशरीफ़ लाते हैं। उनकी एज इतनी नहीं थी, उनकी एज तकरीबन 20 से 22 साल के दरमियान में यंग वो लड़का था जो ये इन्होंने मुझे स्टोरी में बताया है उन्होंने, ठीक है। सिर्फ बताने का मकसद ये कि अल्लाह ताला के नेक लोग किस रूप में होते हैं, उनकी उम्रों को या उनकी एजों को नहीं देखा जाए। लाज़मी नहीं कि 80 साल का बुज़ुर्ग हो तो वही अल्लाह का नेक हो, लाज़मी नहीं है कि जो है ना 35 साल का कोई आदमी हो वही अल्लाह का बुज़ुर्ग हो। अल्लाह के नेक लोग, अल्लाह ताला जिनसे नेक काम लेते हैं उनकी उम्रें नहीं देखी जाती है। इस तरह तो 95 साल, 80 साल के बुज़ुर्ग भी कौन-कौन से गुनाह जो नहीं कर रहे, लेकिन वहीं पे ऐसे-ऐसे बुज़ुर्ग भी है जो कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है अल्लाह के नेक वली जितने भी गुज़रे आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें, 17, 15, 16, 12 साल की उम्रों से उन्होंने सब कुछ हासिल करना शुरू किया। तो इसी तरह वो भी थे बिल्कुल यंग जिस टाइम वो आए, कहते हम घर में, तो उन्होंने सबसे पहले आने के साथ ये बात बोली कि रात को सुंबल के साथ ये वाक़या हुआ था। उन्होंने कहा जी हुआ था, ठीक है। सुंबल कहती है कि मैंने उस वक़्त तक उनको नहीं देखा हुआ था। मैंने जिस टाइम हाँ, ये मुझे घर वालों ने बताया था कि बहुत यंग थे कि जब मैंने उनको सामने देखा तो कहते हैं मेरे अंदर शक-शुबहात हो गए कि ये क्या मामला है। लेकिन फिर कहते हैं कि मैं रिलैक्स भी हो गई कि इन्होंने ही पानी वो पार के दिया था। इन्होंने ही वो पानी मुझे दिया था तो ही मैंने खाना खाया था और अभी भी कहते हैं मैं सुबह उठी खाना खाया और फिर मैंने उनको अपने मुँह ये चीज़ें बताई कि हाँ, मेरे साथ ये रात को वाक़या हुआ था। एक नूर आया था, एक रोशनी आई थी जो इस तरह चारों तरफ घूमी थी और उसने ये किया। तो उन्होंने बोला कि आप टेंशन ना लो, अब मैं यहाँ पे इंशाल्लाह आपको इस मामलात से पूरा निकालने की कोशिश करता हूँ। फ़लाँ-फ़लाँ चीज़ें उन्होंने कुछ लिख कर दी, आप ये चीज़ें ले आओ और अब आप लोग बैठे हैं, मैं आपसे कोई ज़रूरी बात करना। कहते उनके अंदर कोई वो नहीं था कि जिस तरह आजकल के जहली पीर, जहली फ़कीर होते हैं कि छू-छू करना शुरू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उन्होंने बिल्कुल जो कुछ चीज़ें मँगवाई वो कहते हैं उनमें से कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत जो थी वो
कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि मतलब वो कहते हैं कि अभी मैं ऑन द वर्ड आपको बता नहीं सकता हूँ। कुछ चीज़ें मंगवाई, उन्होंने कहा कि हाथ में उनके जो आम काउंटर तस्वीर थी और उन्होंने कहा कि अब बैठो, सुंबल को भी बिठाया, उसके माँ-बाप को बिठाया, सबको बिठाया। उन्होंने कहा कि ये काला जादू करने वाला कोई और नहीं है। ये काला जादू जो किया गया है, ये इसके जो ससुर और सास है, उन दोनों ने मिलकर ये काला जादू किया है इसके ऊपर कि हमारे बेटे की ज़िंदगी से दफ़ा हो जाए, निकल जाए। और उसके बाद जो आप लोगों ने उनकी बेइज़्ज़ती फ़लाँ जगह पे उस वक़्त रिश्ते के टाइम की थी, कहते कि हमने उनको कुछ भी नहीं बताया था। सब वो चीज़ें बताते, हमें करेक्ट बताते जा रहे थे कि आपने फ़लाँ जगह के ऊपर उनकी ये बेइज़्ज़ती की थी और उस बेइज़्ज़ती का बदला लेने के लिए वो कहते हैं कि खाली ये सुंबल उनका टारगेट नहीं है। अगर सुंबल मर जाती, सुंबल के बाद फिर आपके ऊपर वो चीज़ आती। आपने भी मरना था, फिर आपकी पूरी नस्ल के ऊपर ये जादू चलना था और ये जादू करने वाली उनकी अपनी बहू है, क्योंकि वो काले जादू के अंदर माहिर है, तो उन्होंने अपनी बहू को ही बोला। आपको नहीं पता था, लेकिन अगर आप वहाँ पे और मज़ीद इंक्वायरी लेते, तो आपको ये चीज़ पता चल जाती कि वो माहिर काला जादू करती है। तो उनके वालिद और उनके भाइयों ने कहा कि आप इसको ख़त्म करें। उन्होंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह मैं इसको पूरा देखता हूँ। कहते हैं कि उन्होंने एक प्रोसेस कुछ पढ़ा। जब उन्होंने कुछ पढ़ाई शुरू की, उन्होंने कहा कि अब आप देखें बात कि यहाँ से आप लोगों ने हिलना नहीं, आपने यहीं पे बैठना है। कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, आपने मेरे सामने बैठना है, हिलना नहीं है, आपने किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देना है आप। अब उन्होंने कुछ कुरान पाक की आयतें पढ़ना शुरू की। कहते हैं कि वही सूरतुल फातिहा जो हम लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन वही सूरतुल फातिहा उन्होंने जब पढ़ी तो एक मंज़र चेंज हो गया कि अल्लाह ताला ने क्या ताकत तासीर दी होती है कि हम भी वही सूरह फातिहा अगर 200 बार भी 500 बार भी पढ़े तो शायद हमें इतनी जल्दी वो ना फ़ायदा हो, लेकिन उन्होंने सिर्फ 2 बार सूरतुल फातिहा पढ़ी। वो कहती है सुंबल कि मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ कि उन्होंने 2 दफ़ा सिर्फ सूरतुल फातिहा पढ़ी और आगे कुछ कुरान पाक की कुछ आयतें पढ़ी, तो ऐसा मंज़र चेंज हुआ कि वहाँ पर हमने अपनी आँखों से देखा कि वहाँ पर एक गंदी स्मेल फैल गई। और फिर वहाँ से जब कहते हैं कि वो अल्लाह के नेक बंदे वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने जब ये पढ़ के तो जब गंदी स्मेल फैली तो उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा हाँ बोलो अब तुम लोग कि तुम लोग खुद जाओगे या मैं तुम लोगों को भेजूँ। तो आगे से जवाब आया, कोई नज़र नहीं आता लेकिन आवाज़ आई। वो कहते हैं कुछ नज़र नहीं आ रहा था लेकिन आगे से आवाज़ आई एक कि अगर तुझ में ताकत है, तू हमें भेज सकता है तो फिर भेज कर दिखा। आगे से जो अल्लाह के नेक बंदे थे उन्होंने कहा मुझ में ताकत नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है। उसने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास है तो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की जो है ना दी हुई अल्लाह का दिया हुआ साथ है। तू देख मेरे पीछे क्या है, तू देख रहा नहीं है कि मेरे पीछे किन के हाथ है, तू देख रहा नहीं है तो मेरे सर के ऊपर किस मालिक, किस रहीम, किस करीम का साया है। तो आगे से वो कहने लगे हमें इन पे यकीन नहीं है, तू अपनी ताकत बता, हम अपनी ताकत बताते हैं। तो आगे से वो जो अल्लाह के नेक बंदे थे उन्होंने कहा ठीक है तुम अपनी फुल ताकत दिखाओ, क्या ताकत दिखाते हो, चलो दिखाओ। और उन्होंने ऐसा कोई मंज़र कहते हैं भयानक मंज़र किया, कहते हैं हमारी आँखों के सामने उन्होंने कहा आपने घबराना नहीं है, पहले उन्होंने बोला था आपने घबराना नहीं है। ऐसा भयानक मंज़र उन्होंने पेश किया, उन्होंने क्या किया कि एक गरम कढ़ाई कहते हैं हम देखते हैं कि खुद ब खुद एक बहुत बड़ी कढ़ाई सी आ जाती है, बीच में तेल है, हमें लग रही नहीं कि हम अपने घर में हम इस्लामाबाद के बीच में बैठे हुए हैं। गरम तेल उबलता हुआ हमारी, लेकिन कहते हैं कि जो ही वो खोलता हुआ तेल हमारी तरफ आया, लेकिन वो पूरी की पूरी जो है ना वो देग वहीं के वहीं गायब हो गई, हमारी तरफ आई नहीं। तो कहते साथ ही उन अल्लाह के नेक जो बैठे हुए थे उन्होंने देखा उसकी, तो उन्होंने कहा तुम्हारी ताकत बस ये है, बस ये तुम एक ये देग भेजे थे। तो आगे से कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा बोलो ना, अल्लाह के जो नेक वहाँ बैठे थे उन्होंने कहा बोलो ना, आपकी ताकत बस ये है, बस यही ताकत थी आपकी कि आपने देग बस भेजी है, खोलता हुआ ये तेल भेजे, बस पूरी होगी। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें ताकत अपनी पूरी भी नहीं दिखाता हूँ, ना ही मैं तुम्हें सिर्फ़ अल्लाह के कलाम का एक नुक्ता बताता हूँ। उन्होंने सिर्फ़ इतना बोला बा। उन्होंने कहा बा, बे को पढ़ा। तो ऐसी भयानक तरीन चीखों की आवाज़ आई
चीखो पुकार की आवाज़ आई तो अल्लाह के जो नेक बैठे हुए थे उन्होंने कहा मैंने सिर्फ अभी बे पढ़ा है, बिस्मिल्लाह का बे। मैंने बिस्मिल्लाह बे सीन मीम तो पढ़ा ही नहीं है, मैंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो पढ़ी ही नहीं है, मैंने बे पढ़ा है, तो तुम लोगों की क्या हालत हो चुकी है। तो वो उसी वक्त वहाँ पे वो आग हो गई। जिस टाइम वहाँ पे आग वाला मंजर हुआ तो उन्होंने कुछ टाइम बाद बिल्कुल कोई 20 मिनट या 10 मिनट बाद तक कुछ चीखों पुकार की आवाज़ें ख़त्म हो गई और बिल्कुल खामोशी और बिल्कुल एक ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। फिर उनको पानी दिया गया दम करके कि ये पानी आपने इतने दिन तक पीना है, इस पानी को जो है आपने अपने घरों में छिड़कना है। और फिर उनको कुछ लवाज़मात बताए गए कि आप ये चीज़ें अपने हिफाज़त के लिए कुछ चीज़ें थी वो कहते बताएगी हमें और हमने रखा और कहते उसके बाद में रिकवर होना शुरू हो गया। लेकिन कहते एक और ये हुआ कि उसी दौरान मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, इकरार को कॉल की कि इकरार मैं ठीक हो चुकी हूँ, अब थोड़ी नॉर्मल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप आओ। तो उसने बोला कि अभी मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन मसला ये बना हुआ है कि मेरी भाभी कुछ दिन से शदीद बीमार हो चुकी है, बहुत सख्त बीमार हो चुकी है। डॉक्टर्स कह रहे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपके पास आऊँगा। वहीं पे वो जो अल्लाह ताला के नेक बंदे थे उन्होंने ये बात बोल दी थी कि कुछ दिन या कुछ ही दिनों बाद आप जी के ऊपर जिसने जादू किया है वो इतनी इबरतनाक मौत मरेगा और आप उसके जनाजे में और आप उसके पास जाइएगा, उसका अंजाम देख लें। कहते 3 दिन बाद मुझे कॉल आई कि वो भाभी मेरी फ़ौत हो चुकी है। तो कहते कि मेरे वालिद, वालदा, भाई और हम सारे वहाँ पहुँचे और एक दुःख का समा था। कहते हमें तो पता था कि ये क्या हुआ था, किसने किया था, क्या मामला हुआ था। कहते कि जिस टाइम वहाँ पे पहुँचे, हमने वहाँ पे देखा तो वो इतनी भयानक तरीन मौत मरी हुई थी कि उसके ऊपर से कफ़न जो की चादर थी वो नहीं उतारी जा रही थी। तो पूछा उनसे कि इसके ऊपर से कफ़न की चादर क्यों नहीं उतारी जा रही है? तो उन्होंने कहा इसको ऊपर से नहीं उतार सकते हम। उन्होंने कहा वजह? उन्होंने कहा इसके ये तो इसका जिस्म पूरा फट चुका है, ये तो हमने पूरा जो है ना इसको बाँधा हुआ है, इसको तो कोई देख नहीं सक रहा है। ये तो बस ताबूत के अंदर हम इसको दफ़न करेंगे, इसका तो जिस्म फट चुका है। इसका तो ये चीज़ें सारी सब कुछ पूरा जिस्म फटा हुआ है। इसको पता नहीं क्या अचानक ऐसी कोई बीमारी, कोई चीज़ इसको हुआ कि इसकी जिस्म पूरा फट गया है। और उसके जिस्म से ऐसी गंदी स्मेल आ रही थी कि वो एयर फ्रेशनर उन्होंने रखे हुए थे, पास मारते थे और फ़ौरी तौर पे कोई पास भी नहीं जा सकता था, उसको डाला ताबूत के अंदर, ताबूत को बंद किया, ऊपर एयर फ्रेशनर मारते-मारते उसको ले गए और ये अंजाम हुआ। लेकिन वो कहते कि अभी भी वो अल्लाह के बंदे मौजूद है। बहुत कम लोग जानते हैं। कहते कि मेरी किस्मत थी, शायद मैंने कभी वो कहते किसी के साथ बुरा नहीं किया था कि इतना यंग और वो हमें मिले और हमारा ये काम और इस तरह मुझे उन्होंने बचाया, वरना कहते कि मैं जो बेइज्जत था मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी थी। और उन्होंने ही बोला था कि देखो उनके साथ अंजाम भी क्या होता है। और कहते हैं कि फ़्यू लम्हे में ये चीज़ें नहीं कि ऐसा, कुछ लम्हों में उन्होंने ऐसा मुझे सही किया जो कि डॉक्टर्स के पास हमने 5-5, 6-6 लाख रुपया हमने जो है ना वो जमा वहाँ पे करवाए। लेकिन जब कहते हैं हमने उनसे पूछा कि आपकी कितनी फ़ीस है, आपका क्या हदिया है? तो उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने कहा आप लोग ठीक हो गए तो और मुझे क्या चाहिए? कहते आज भी मेरे वालिद साहब वो बोलते हैं कि आज भी मेरे वालिद साहब हमेशा उनके पास जाते हैं और कोई भी हमारे अगर ऐसा इवेंट हो तो जब तक वो ना आए तो हमारा वो इवेंट शुरू नहीं होता या वो ना बोले तो इवेंट शुरू नहीं होता। कहते इससे भी पता चलता है कि ज़ाहिरी लोग जो होते हैं जिस तरह के बड़े से बड़े वो कहते हैं दरबारों पे पीर बैठे हुए हैं उस वक़्त और बड़े से बड़े हम कहते काफ़ी और भी थोड़ी जगह गए थे, लेकिन बड़े-बड़े दरबार है, उन्होंने नाम मुझे बताया मैं यहाँ नहीं लूँगा। उन्होंने कहा वहाँ भी गए कुछ भी नहीं, लेकिन फिर किसी ने बताया कि हाँ, फलाँ एक है, आप देखें। लेकिन कहते आज भी वालिद साहब कहते कि वो वाक़ई में अल्लाह ने ताकत जिसको दी होती है उसमें उम्र या एज वग़ैरह या उम्रें वग़ैरह नहीं देखी जाती है। ये थी आज की सच्ची स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई है। और उसके बाद कहते अब वही जो है ना मतलब संभल और वो अब तक बिल्कुल ठीक-ठाक रहे और अपनी जॉब कर रहे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ इस्लामाबाद के अंदर बिल्कुल ए-वन है, कोई उनको मसला कुछ भी नहीं है। लेकिन वो अज़ाब, वो जो तकलीफ़, जो कहते हैं कि अभी भी मुझे याद आता है कि मैं कहता हूँ कि कहती हूँ कि वाक़ई में वो जो है ना
कोई वक्त मेरे पे आ जाता। ये थी आज की सच्ची स्टोरीज़। ताकि और भी मज़ीद कहानी आप मुझे भेजते रहे, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपकी स्टोरीज़ में इसके बीच में ऐड करता रहूँगा। व्हाट्सएप नंबर 0310552117 स्क्रीन के ऊपर जा रहा है, आप देख भी सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दिया करें ताकि आपको वीडियोज़ टाइम से मिलती रहे। अगर आपने हमारे पास ऐड होना है तो वो फिर आप मैसेज कर दें अपना नंबर नाम भी, तो वहाँ पे आपको